my friends, this is Pragyan Pathak and welcome on my platform PNP One Day Exam Target. फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट कर दी है जिसमें हमने नंबर सिस्टम को पढ़ाना शुरू किया है। पहली कक्षा में नंबर सिस्टम में हमने थोड़ी नंबर की क्लासिफिकेशन क्या होती है, कैसे होती है, कितनी होती है नंबर की क्लासिफिकेशन, किस तरीके से किसके बारे में जानना है, इसके बारे में हम जाने। आज उसी नंबर क्लासिफिकेशन में एक दो चीजें और रह गई हैं, उनको हम सीखते हैं। उसके बाद नंबर सिस्टम की क्लासेस अनवरत चलती रहेंगी। आप लोग देखेंगे कि आप लोग नंबर सिस्टम के खत्म होते होते बहुत कुछ नंबर सिस्टम में सीख जाएंगे। नंबर सिस्टम की क्लास मान के चलिए कि कम से कम 6 से 7 क्लास आपकी लगेगी, उससे कम में नंबर सिस्टम नहीं हो पाएगा। लेकिन उतने में ही आप नंबर के बारे में, नंबर से डील करने के बारे में बहुत कुछ सीख गए होंगे। नंबर सिस्टम जब ही खत्म होता है आपको मैं सिंपलीफिकेशन कराऊंगा। सिंपलीफिकेशन उस तरीके से जैसे आपने किया है, आप महसूस करेंगे आप कहीं न कहीं अभी कम जानते थे। और मैं ये नहीं कहता कि मेरे बताने के बाद आप पूरा जान जाएंगे, उसमें भी कमी रहेगी। हमेशा इम्प्रूवमेंट के अवसर रहते हैं। देयर आर ऑलवेज बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। लेकिन हाँ, यदि नॉलेज एनहेंसमेंट हो रहा है तो ये हमारे लिए अच्छी बात होती है। आइए आज नंबर सिस्टम के बारे में और कुछ बेहतर जानते हैं। दोस्तों, ये क्लास जैसा कि मैंने बताया यूपी टेट, सी टेट, KBS, उसके बाद आपके SSC रेलवे तक के एग्जाम को ये कवर करेगी। इसलिए धैर्य बनाए रखें और कुछ न कुछ अच्छा ही सीखेंगे, इस भरोसे के साथ बने रहें। आइए, कल मैंने नंबर सिस्टम में नंबर क्लासिफिकेशन कराया था, तो लास्ट में एक बातें बताई थी। एक क्लासिफिकेशन आपका रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का रह जाएगा। दोस्तों, आज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जब आप दशमलव पढ़ते हो, डेसिमल दशमलव जब पढ़ते हो, आपको दशमलव के 3 तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जब आप किसी भी दशमलव में देखिए 3 तरह के दशमलव को लिख रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहीं से मैं रेशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट निकालूंगा। एक दशमलव की संख्या कुछ इस तरह से रहेगी, 0.56। ये एक संख्या है जिसे दशमलव मैंने लिखा हुआ है 0.56। कुछ इस तरह की भी संख्या हो सकती है 0.333333, पता नहीं कहां तक 33। ठीक। और एक दशमलव कुछ इस तरह लिखा जा सकता है 0.2351419687 कुछ इस तरह से। ये भी अनवरत चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, पर इसके अनवरत चलने में और उसके अनवरत चलने में बड़ा फर्क है। इसमें तो कोई आप लोगों को शक की गुंजाइश नहीं होगी कि 0.56 लिखा है तो 0.56 ही है। पर ये आप इसको लिख सकते हो 0.3 के ऊपर बार लगा के। 0.3 के ऊपर एक हम चिन्ह लगा देंगे, ऊपर खड़ी पाई खींच देंगे तो ये बार हो जाता है। मतलब इसको हम यहाँ पे रोक दिए हैं। इसको क्या किए? रोक दिए हैं। यानी इस भिन्न को हम टर्मिनेट कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं। इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ये 3/9 होगा। ये कैसे 3/9 होगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपको सिखाऊंगा। पर इसको भी हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 56/100। लेकिन समस्या इस बात की है कि इसको क्या लिखें हम। अच्छा, ये बात समझिए कि जब कोई नंबर रिपीट होने लगते हैं दशमलव के बाद, तो उनको हम टर्मिनेट कर लेते हैं, उनको हम ब्रेक कर सकते हैं। उसको दशमलव के बाद जितनी संख्या रिपीट हो रही है उसको केवल एक बार लिखिए और उसके ऊपर चिन्ह लगा दीजिए। तो हम इन्हें इसको ब्रेक करके टर्मिनेट कर लिया।
लेकिन ये संख्या रिपीट होनी चाहिए। इसे बताइए कहाँ रिपीट हो रहा है। यहाँ मैंने 2, 3, 5, 7 लिखा, यहाँ 2 आया, ठीक, तो 2 तो ठीक है, लेकिन 3 कहाँ? नहीं, 3 नहीं, इसका मतलब रिपीट नहीं हुआ। फिर 1, 4, 3 यहाँ आया, अच्छा ठीक है 3 मान लेते हैं, 3 से रिपीट हो रहा है। फिर 3 के बाद 5 आना चाहिए, 5 भी आया, लेकिन 7 आना चाहिए, 7 नहीं है, 1 है। फिर 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे 9 है, इसका मतलब इसका कोई तालमेल मिल नहीं रहा है, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसा दशमलव जिसे हम तोड़ सकते हैं, इसलिए इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखे। पर ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या ये? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। भाई जी ये कैसा डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आपको मैं बता दूं कि आप रेशनल और इरेशनल अनजाने में ही लेकिन जान चुके हैं। जिन चीजों को हम टर्मिनेट कर रहे हैं, भिन्न के रूप में लिख रहे हैं, इन्हें कहते हैं रेशनल। क्या कहते हैं? रेशनल। लेकिन ये चूंकि टर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, इसका भिन्न का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए ये क्या हो गया? इरेशनल। कैसा हो गया? इतनी बातें आप लिख लेंगे कि रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है। यहां तक हम इस बात को जान चुके हैं कि जो दशमलव टर्मिनेट हो चुके या भिन्न के रूप में लिखे जा रहे हैं वे रेशनल हो जा रहे हैं, लेकिन जो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, वो इरेशनल हो पा रहे हैं। पर हमने तो रेशनल और इरेशनल की दूसरी परिभाषा पढ़ रखी है, आइए उसको देखते हैं। वास्तव में आपने जो या हमने जो रेशनल की परिभाषा पढ़ी है वो ये है। रेशनल नंबर वह नंबर, रेशनल को क्या बोलते हैं बताइए? परिमेय संख्या। और इरेशनल को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। कैसे लिखा जा सके? P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां पे Q 0 के बराबर न हो, जहां पे Q 0 के बराबर न हो। देखिए रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे Q 0 के बराबर न हो। और इरेशनल वे नंबर होते हैं जिन्हें P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इन्हें P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए इन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं। आपके दिमाग में ये वाली बात हमेशा चिंता करती रहेगी, इसे 3/9 क्यों लिख दिया। भाइयों ये बड़ा सा चैप्टर है, इससे सवाल आते हैं हमेशा, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको हम अलग क्लास में समझाएंगे। आज मैंने बस एक उदाहरण देके आपको समझाया, ठीक है। अब देखिए रेशनल और इरेशनल नंबर क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा हम जाने हैं और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इसको लिख लीजिए। अब मैं इसे इरेज करूंगा। देखिए आइए देखते हैं और कुछ रेशनल नंबर के बारे में। देखिए रेशनल नंबर का मतलब हुआ P बाई Q को रेशनल नंबर आप कह सकते हैं जहां पर Q 0 के बराबर न हो। इस P को अंश और इसको हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको?
अंश और इसको हर। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। यानी जो आपके रेशनल नंबर है वो भी दो प्रकार के होते हैं। रेशनल नंबर भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है परफेक्ट रेशनल नंबर और एक होता है इम्परफेक्ट रेशनल नंबर। परफेक्ट रेशनल नंबर मतलब पूर्ण परिमेय संख्या और ये होता है अपूर्ण परिमेय संख्या। ये क्या होते हैं इनको थोड़ा सा जानना जरूरी है, अन्यथा हम और कुछ इसके बारे में नहीं जानते हैं, बहुत ज्यादा नहीं जानना है। P बाई क्यू यदि फॉर्म में लिखा हो जहां P Q से छोटा हो, जहां P Q से छोटा हो वो परफेक्ट परिमेय संख्या होती है। और यदि P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो जहां P Q से बड़ा हो जाए वो इम्परफेक्ट रेशनल नंबर है। अभी P Q क्या करवा रहा है देखिए, 1/2, 1/3, 4/7, 6/9। आप देखेंगे कि इसका जो अंश है न्यूमरेटर है हर से बड़ा है। जब अंश हर से छोटा होता है, जब अंश हर से छोटा होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, तो उस तरह के संख्या को, परिमेय संख्या को परफेक्ट परिमेय संख्या बोलते हैं या पूर्ण परिमेय संख्या बोलते हैं। पूर्ण परिमेय संख्या क्या है? जब उसका अंश हर से छोटा होने लगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, अंश बड़ा हो जाता है। 5/3 मैं लिख दूं, 6/4 लिख दूं, 7/5 लिख दूं। ये क्या है? इम्परफेक्ट रेशनल नंबर है। इसमें आपका जो अंश है, जो न्यूमरेटर है, वो डिनोमिनेटर से बड़ा होने लगता है। क्यों इम्परफेक्ट है? क्योंकि ये आधा अधूरा लिखा है। इसको हम परफेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? परफेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। परफेक्ट में कन्वर्ट करना ही मिक्स फ्रैक्शन हो जाता है। कैसा फ्रैक्शन हो जाता है? मिक्स फ्रैक्शन हो जाता है। देखिए, जब एक चीज और पूछ सकता है कि परफेक्ट रेशनल नंबर 1 से बड़ा होता है कि छोटा होता है, आप खुद बताइए, ये 1 से बड़ा है कि छोटा है? तो ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1। भाई 1/2 छोटा है, 1/3 छोटा है। जब अंश हर से छोटा हो जाए तो बात मान लीजिए, यहां से देखिए, जो मैं नीचे लिख रहा था वो दिख नहीं रहा था। आइए देखते हैं इधर। मैंने क्या कहा, जब आप 1/2, 1/3, 1/5, 4/5/9 इस तरह से लिखे हैं आप, इसका क्या मतलब है? आपका जो अंश है वो हर से छोटा है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से छोटा है। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो ऐसी भिन्न हमेशा 1 से छोटी होती है। कैसी होती है? लेस देन 1। ऐसी भिन्न कैसी होती है? लेस देन 1 होती है। तो ये भिन्न ऑलवेज लेस देन 1 है। कैसी है? ऑलवेज लेस देन 1 है। पर इम्परफेक्ट नंबर क्या होता है? जिसमें 5/3, 7/4, 9/2 इस तरह से लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? ये इम्परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसका जो अंश है वो हर से बड़ा है। जब अंश हर से बड़ा हो जाए, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए तो इम्परफेक्ट फ्रैक्शन हो जाता है, इम्परफेक्ट रेशनल नंबर होता है वो। ये इम्परफेक्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, ये बात आप जानिए। मैं कन्वर्ट, अरे जानते हैं आप लोग यार, 5/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 कम 3, 2/3, 1 कैरी 2/3, ये हो गया, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे तो ये 1 से हमेशा बड़ा होगा। क्या होगा? ये ऑलवेज मोर देन 1। तो आपसे नहीं पूछे कि परफेक्ट फ्रैक्शन या परफेक्ट रेशनल नंबर
एक से बड़ा होता है कि एक से छोटा होगा, तो आप बताएंगे कि एक से छोटा होता है। इम्परफेक्ट रेशनल नंबर एक से बड़ा होता है कि छोटा होता है, तो आप बताएंगे कि एक से बड़ा होता है। ठीक है। और परफेक्ट फ्रैक्शन या परफेक्ट रेशनल नंबर वो है जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें p मतलब न्यूमरेटर q से छोटा होता है, मतलब डिनोमिनेटर से छोटा होता है। और जब p मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए तब वहां पे इम्परफेक्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। हम आज ये परफेक्ट और इम्परफेक्ट के बारे में इतना जानकारी प्राप्त किए हैं। आइए और कुछ आगे देखते हैं। देखिए ये चीजें जो है आपको एक अच्छा जानकारी देती हैं। इसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो कभी नहीं आते हैं, पर हाँ जानकारियां तो आपको बनाती हैं। और टेट सीटेट वाले ध्यान रखें, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बड़े लेवल पे इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जानकारी रखनी चाहिए। लेकिन टेट सीटेट में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है मित्रों, आइए अब सीखते हैं प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है। जब कोई नंबर लिखा जाता है तो उस नंबर की दो वैल्यू होती है। एक वैल्यू होती है प्लेस वैल्यू। कैसी वैल्यू होती है? प्लेस वैल्यू। और दूसरी वैल्यू होती है फेस वैल्यू। इससे टेट और सीटेट में कई बार क्वेश्चन आया, यूपी टेट में हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए एक नंबर की प्लेस वैल्यू होती है, एक फेस वैल्यू होती है। इससे यूपी टेट और सीटेट में क्वेश्चन कई बार आए हैं। देखिए क्वेश्चन जैसा मैं लिख दूं 732, इसके यदि मैं प्लेस वैल्यू कहूं, किस वैल्यू की क्या प्लेस वैल्यू है और किस वैल्यू की क्या फेस वैल्यू है, इसको आप बताइए। तो आसान होता है, हम राइट साइड से काउंट करते हैं। किस साइड से? राइट साइड से काउंट करते हैं। तो राइट साइड से जो नंबर का पहला वैल्यू होती है उसको बोलते हैं फर्स्ट प्लेस वैल्यू, या इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। ये क्या है? यूनिट डिजिट है। ये क्या होता है? ये 10th प्लेस होता है। ये कौन सा प्लेस है? ये 100th प्लेस है। इसी तरह 1000 प्लेस, लाख प्लेस, 10th लाख प्लेस, करोड़ प्लेस, इस तरह से प्लेस होती हैं। ठीक है। अब आपसे मैं 542 लिख रहा हूं, मैं आपसे कहूं 4 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे 4 इंटू ये किस प्लेस पे बैठा है? 10th प्लेस पे। 10, 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 40। मैं कहूं 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो ये हो जाएगा 5 इंटू 100। कितना हो गया ये? 500। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये प्लेस वैल्यू है। अब सीखते हैं फेस वैल्यू क्या होती है। जैसे एक संख्या है 732, अब मैं कहूं 2 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो आप कहोगे 2 है, और इकाई पे है तो 1 के गुणा तो 2 हुआ। मैं कहूं इसकी फेस वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 2 है। क्यों? फेस वैल्यू का मतलब जो नंबर है वही। 3 का फेस वैल्यू क्या है? 3। 7 का फेस वैल्यू क्या है? 7। तो आप फेस वैल्यू समझ पा रहे हैं क्या होता है? फेस वैल्यू का मतलब जो नंबर लिखा गया है वही नंबर की वैल्यू फेस वैल्यू होती है। लेकिन प्लेस वैल्यू उसकी प्लेस में उसकी प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। आइए अब और कुछ देखते हैं। एक सवाल मैं देता हूं, उससे समझिएगा। 4312 लिखा हुआ है। ठीक है। मैं कहूं 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 2 की प्लेस वैल्यू, हिंदी में प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान और फेस वैल्यू को आंकिक मान बोलते हैं। ठीक। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो आप कहोगे 2 यूनिट प्लेस पे है, तो 2 गुणे 1 बराबर 2 हो गया। मैं कहूं 2 की बताइए फेस वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे फेस वैल्यू का मतलब जो संख्या लिखी गई है वही फेस वैल्यू है। तो आप फेस वैल्यू क्या बताओगे? 2। यानी प्लेस वैल्यू भी 2 है और फेस वैल्यू भी 2 है। आखिर ऐसा क्यों हुआ?
ऐसा इसलिए हुआ कि आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, किसी भी संख्या का इकाई का अंक, किसी भी संख्या का इकाई के अंक का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों ही बराबर होते हैं। तो आपसे पूछ ले फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कब बराबर हो सकते हैं, तो आप कहोगे कोई भी नंबर ले लीजिए, उसकी इकाई की यदि प्लेस वैल्यू निकालनी हो और उसकी इकाई की यदि फेस वैल्यू निकालनी हो तो दोनों बराबर होंगे। यानी यूनिट प्लेस पे कोई नंबर का फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू हमेशा बराबर होता है। इस बात को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इससे पॉज करके लिख लीजिए। अब हम देखेंगे यूपी टेट में इसके सवाल कैसे आए हुए हैं। आइए देखते हैं यूपी टेट के सवाल को। यूपी टेट में एक सवाल आया 67,762 कुछ इस तरह से नंबर लिखा था। एग्जैक्ट ये नंबर नहीं था पर इसी तरह से कुछ नंबर था। क्वेश्चन था दोनों छह के, जो 6 लिखा हुआ है, दोनों छह के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। आसान है क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन बहुत आसान है। दोनों छह का स्थानीय मान आप लोग आराम से निकाल सकते हो। 6762 लिखा हुआ है, 67,762 लिखा हुआ है। अब देखिए ये किस वैल्यू पे है, ये इकाई दहाई पे है, ये 10th प्लेस पे है, तो 6 गुणे 10 इसका मान क्या हो गया 60 हो गया। इसी तरह देखिए ये 6 किस पे है, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी ये 10,000 प्लेस पे है। इसका मतलब इसके 6 गुणे 10,000 कर दीजिए आप। कितना कर दीजिए 6 गुणे 10,000, मतलब ये कितना हो गया, ये 60,000 हो गया। अब दोनों का अंतर बताना है, तो अब ये तो आसान सा है, 60,000 माइनस 60 आपको करना है। अब ये नहीं बताऊंगा कि कितना आएगा, आप अपने से निकाल सकते हो। यानी इस तरह से सवाल आते हैं आपके पेपर में। हमने आज क्या क्या सीखा, हमने सीखा रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे की कक्षा में हम आपको डिविजिबिलिटी सिखाएंगे, मतलब विभाज्यता का नियम कैसे लागू होता है। आप देखिए कुछ चैप्टर है जो आप लिख लीजिए, इस सवाल को हल कर लिख लीजिए। कुछ चैप्टर हैं जो मैं मोटी मोटा आपको बता दूं, संख्या पद्धति में सीखने कौन कौन से चैप्टर हैं आपको। देखिए नंबर सिस्टम में अब कैटेगरी तो हो गया, नंबर सिस्टम अब मतलब नंबर का शुरुआत हो गया कि नंबर ऐसे ऐसे इतने इतने नंबर होते हैं। पर हमें सीखना क्या है, आपको पहले सिखाऊंगा मैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम ये इतना, ये हर एग्जाम में आता है। यूपी टेट के एग्जाम का तो ये फेवरेट है, यूपी टेट, एसएससी, रेलवे, ये सब में आता है। यूपी टेट के एग्जाम का फेवरेट इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे आपको यूपी टेट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आप भाग लगा करते हो, बड़ा समय लेता है, लेकिन वो विभाज्यता के नियम का सवाल होता है, बड़े आसानी से हो जाता है। आप परेशान रहते हो कि आखिर ये लगेगा कैसे। ठीक है, दूसरा हमको सीखना है इकाई का अंक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, फाइंडिंग यूनिट प्लेस, इकाई का अंक ज्ञात करना।
इसके बाद आपको सिखाऊंगा रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय। मतलब आपके सवाल शेषफल प्रमेय से भी यूपी टेट, सी टेट में और एसएससी रेलवे का तो फेवरेट टॉपिक है, इससे कुछ आते ही आते हैं। तो आपको इतनी 3 चीजें आपको मोटी मोटा नंबर सिस्टम में सीखने हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम का हिस्सा पर वो अलग चैप्टर है। देखिए चैप्टर वाइज है ये। नंबर सिस्टम की पहली चैप्टर डिविजिबिलिटी, फाइंडिंग यूनिट, रिमाइंडर थ्योरम। चौथा होता है सिंप्लीफिकेशन। चौथा चैप्टर हम सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। कोई चीज को आसानी से कैसे सरल किया जा सकता है। सरल करने के लिए पहले मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह की कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा पहले, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन सिखाऊंगा। ठीक है, ये मोटी मोटा चैप्टर हमारे नंबर सिस्टम में आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से? डिविजिबिलिटी, फाइंडिंग यूनिट प्लेस, रिमाइंडर थ्योरम और सिंप्लीफिकेशन। आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।